अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। मुल्क की सियासत में ख़त का तज़करा जारी है और गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ख़बर सामने आई थी कि ख़त लिखा गया है खान साहब की तरफ से आर्मी चीफ़ को, जिसमें ये भी कहा गया कि एनआर रोल जिन्होंने हासिल किया उनका साथ दिया जा रहा है। ये भी कहा गया कि जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है ओवरऑल उस पर 26 नवंबर पर और 9 मई के हवाले से गुफ्तगू शामिल थी, लेकिन इस ख़त के हवाले से एक रिस्पॉन्स भी आज सामने आ गया है और सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से इस ख़त को मौसूल होने के हवाले से डिनाइल सामने आया। ये कहा गया कि इस नौयत का कोई ख़त हमें मौसूल नहीं हुआ और ये भी कहा गया कि ये एक ड्रामा रचाया गया दोबारा से तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से। और इसमें यह चीज़ भी रेटरेट की गई कि अगर कोई सियासी गुफ्तगू करनी है तो वो सिर्फ सियासतदानों से होनी चाहिए। इसके जवाब में बैरिस्टर गौर साहब का रिस्पांस भी आया। उन्होंने ये कहा कि मैंने इस नौयत का कोई ख़त नहीं देखा और अब तक मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया कि इस ख़त के कंटेंट्स क्या हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो बैकडोर राब्ते हैं उनका भी तस्करा जारी है और बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर बैकडोर राब्ते अब भी तहरीक इंसाफ के चल रहे हैं तो मुज़ाकराती अमल को रोकने का मकसद क्या था। अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि खान साहब की जेल से मुंतकली पर अब भी काम जारी है, बैकडोर राब्ते अब भी जारी हैं और मेरे अलावा और भी तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग हैं जो कि इस प्रोसेस का अब भी हिस्सा हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 26 नवंबर से पहले 80% काम मुकम्मल हो चुका था खान साहब को जेल से कहीं और मुंतकिल करने के हवाले से, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला हाउस की बात की, पख्तूनख्वा के नथिया गली की बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए प्रोसीड नहीं हो सका चूँकि बानी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि पहले तमाम कारकुनान की रिहाई अमल में आएगी, उसके बाद मेरी बारी आनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि अगर अब भी ये मुज़ाकरात जारी हैं तो किससे हो रहे हैं, और अगर ये मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हो ही नहीं रहे तो क्या हुकूमत माइनस हो सकती है। और 8 फरवरी के हवाले से जो PTI एहतजाज करने के हवाले से प्लान करती है उसका हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, राना एहसान साहब, रज़ा हारून साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो ख़त के हवाले से तज़करा चल रहा है, सिक्योरिटी ज़राए का आज रिस्पॉन्स आया कि इस नौयत का कोई ख़त हमें मौसूल नहीं हुआ, जो भी सियासी बातचीत आपने करनी है वो पॉलिटिशियन से की जाए। तो ये अगर बैरिस्टर गौर भी डिनाई कर रहे हैं तो देखा किसने है ये ख़त, फिर कन्फर्मेशन क्या है कि ऐसा कोई लेटर लिखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए जी, मुझे नहीं मालूम कि ये ऑब्वियसली एक्सेस आपको 2 तरीक़ों से ही हो सकती है। अगर इमरान खान ने ख़त लिखा है तो वो फिर आइदर वो इन फॉर्म ऑफ क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक होगा या इन फॉर्म ऑफ एक हार्ड कॉपी होगी। अगर हार्ड कॉपी होगी तो वो ज़ाहिर है कोई गवर्नमेंट का इदारा जो वहाँ बैठा है वही उसको दे रहा होगा। अब वो गवर्नमेंट का इदारा जब देता है तो किस तरीके से दे रहा है, क्या है, वो गवर्नमेंट उसको कर सकती है। जो उसके अंदर जो चीज़ें जो सोशल मीडिया पे आई हैं, अगर हम उनको देखें तो उनमें बेसिकली उन्होंने जो है ना 6 पॉइंट्स को उन्होंने टच किया है और ये उन्होंने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको लिखा है और उनको लिखा है कि ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं प्रॉब्लम्स को कि ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा इश्यूज है और वो प्रॉब्लम्स आप भी हम सारे वही बता रहे हैं। उनको तो क्या चीज़ है, उन्होंने एक इलेक्शन की रिगिंग की बात की है जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान में इलेक्शन रिगिंग होती है, हमेशा से होती आ रही है, इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने 26th अमेंडमेंट का जिक्र किया है। मैं सारी बात कर रहा हूँ ना, why are you categorically mention one thing? I've said throughout elections, जिसमें मैंने सबकी बात की है, ठीक है? लार्जर प्रॉब्लम है अगर वो इस पे नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद 26th अमेंडमेंट की बात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें जिस तरीके से जुडिशरी को मैनिपुलेट या उसको कंट्रोल करने का जो तरीका इख्तियार किया गया है इससे जुडिशरी की टोटल वजह है। फिर पीका लॉज है जिसमें हम आई डोंट नो कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसमें फिर कोई रेफरेंस देंगे या नहीं देंगे। फिर उसमें पॉलिटिकल राइट्स ऑफ पाकिस्तान की जो बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है
उनके जो पॉलिटिकल राइट्स है वो उनको बिल्कुल गजब किया जा रहा है चीज, और जिसकी वजह से उन्होंने एक और पॉइंट किया है कि जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है जो कि सारी चीजों को लपेट रही है। और एंड में ये याद रखें कि ये जो है ना, ये इसमें पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप जिस दौर का भी कर ले, जैसे भी कर ले, ये वो सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में आजकल जो है ना एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ये याद रखें ये वो सारी चीजें हैं कि जिसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जब परखा है अगेंस्ट दी जो पॉलिटिकल इंडेक्स के लिहाज से देखा गया है, तो इस वक्त पाकिस्तान को जो पॉइंट्स मिली है वो मुशर्रफ दौर में जो मार्शल लॉ था उससे ज्यादा गंदे पॉइंट्स मिले। सो मुशर्रफ के दौर के जो मार्शल लॉ था उसमें 3.92 उनको पॉइंट्स दिया गया था। इस वक्त जो इनको मिला है वो 3.25 मिला है। हालांकि पाकिस्तान जनरली जो रहता है वो अराउंड 4 और 5 के दरमियान में रहता है, 4.2 4.3, जिसको हाइब्रिड रिजीम कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान 15 साल रहा है, 2008 से लेके 2022 तक इसमें रहा है, बल्कि 2022 तक इसमें रहा है, और उससे पहले जो था उसमें भी यही 4.2 4.3 रहा है पाकिस्तान थ्रू आउट। ठीक है, मैं इस खत के हवाले से भी आपसे मजीद सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले राना एहसान साहब, ये जो लेटर है ये तो आइडियली अगर देखा जाए तो वजीर आजम साहब को लिखना चाहिए था। आप क्यों महरूम हो गए इस खत से और चला कहीं और गया? सुपरसीड नहीं कर दिया हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। इन्होंने वैसे ही इतनी तकलीफ़ की, सारे नुक्ते बताए, क्योंकि ख़त का तो कोई जवाब ही नहीं आया, उसमें किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो ये एमी जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं कि ख़त में क्या लिखा था। देखिए, हम तो दरवाज़ा खोल के बैठे हुए थे और हमने 31 जनवरी तक इंतज़ार भी किया कि ये आ जाएं। पहले खुद इन्होंने 31 की डेट दी, फिर खुद मुज़ाकरात से भाग गए। असल में इशू ये है मुज़म्मिल साहब कि आप याद होगा जो शहरियार आफरीदी साहब हैं, जब वो हुकूमत में थे और इनके इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो वो इनको बाप का जो है वो बाप जैसा रुतबा उन्होंने कहा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है, और वो अहमियत उन्होंने वालिदैन वाली अहमियत उनको दी थी। तो ये शायद उसी बुनियाद पे बार बार जो है वो चाबी इनकी उसी तरफ ही जाती है कि वहाँ से कोई हमारा राब्ता हो जाए। पहले ट्रंप ने भी कोई जवाब नहीं दिया, कॉल नहीं की। वो उसने रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट्स की थी, बहुत खुशी मनाई, यहाँ बड़ा जोश इनका उभरा, बड़ी बड़ी उम्मीदें जागी, लेकिन वो फिर उसने ट्वीट्स डिलीट कर दी। उससे पहले ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ा था, उसकी कोशिश की, वहाँ कागज रिजेक्ट हो गए। तो आजकल इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या अब करें, किस तरफ जाएं। जो जहाँ जमहूरियत के अंदर तो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट की कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर कर दी कि आप वहाँ, लेकिन जुडिशल कमीशन ऑफर नहीं ना किया। बोन ऑफ कंटेंशन तो वही बन गया। पहले रोज से पीटीआई क्लियर थी कि हमें वो चाहिए। आप अगर इस एक्सरसाइज में गए तो फिर वो कैलकुलेट ही नहीं किया आपने कि अगर ये करना ही नहीं है तो ये तो नॉन नेगोशिएबल है पीटीआई के लिए। नहीं, देखें, ये भी आपकी गलत फहमी है मुज़म्मिल साहब के इनको जुडिशल कमीशन चाहिए था। असल में इनको अल-कादर ट्रस्ट में जो सज़ा हुई वो मौखर होनी चाहिए थी, वो सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। जब वो सज़ा हो गई तो इन्होंने इंतज़ार नहीं किया जुडिशल कमीशन का कि उसका कोई फ़ैसला हम सुनाएं या उसको तहरीरी तौर पे लिख के दें। देखें, बात की अगर बातचीत किसी जमात ने करनी हो तो वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इनका नया जो रेटरिक है वो ये है कि हमने सूबे के रास्ते बंद कर देने वफाक से और बाकी सूबों से। तो जिस तर्ज की सियासत इनकी रही है, और खान साहब ने जो वो प्रीच करते हैं कि मुज़ाकरात नहीं और जमहूरी अपने हरीफों के साथ और इंतशार और पोलराइजेशन की जो सियासत है, वही अब इनका जो है वो रास्ता ये अपना रहे हैं। इनकी गलत फहमी है कि लोग जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में है, ये अब आपकी ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में हो। मुल्क इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ चुका है। मैं इसका रिस्पांस भी ले लूंगा हुमायूं साहब से। ठीक है जी, स्टेबिलिटी की वो फेल होगी, आप सूबे के रास्ते आप नहीं बंद कर पाएंगे। आई एम सॉरी। ठीक है, रजा साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये खत लिखने का जो कल्चर है, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे, खासा पुराना है। अभी रिसेंटली भी कुछ साल पहले पंजाब असम्बली में भी एक ख़त आ गया था, खान साहब ने भी एक ख़त लहरा दिया, एक और ख़त ये आ गया, फिर जजेस की तरफ से भी लेटर लिखे जाते हैं चीफ जस्टिस को
क्या आपको क्या लगता है कि ये जो मोटिव है इसके पीछे, क्या पीटीआई यही असर्ट करना चाहती है कि चूंकि जिस तरह से आप जिस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तहरीक इंसाफ इस पर क्लियर है कि आपका मैंडेट भी स्टोलन है और पावरलेस हुकूमत है, इसीलिए आपसे तो बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, यही मोटिवेशन है या सिर्फ ऑप्टिक्स है मीडिया के लिए? अच्छा, वो जिनको जिम्मेदार ठहराते हैं ना, उन्हीं से बात करना चाह रहे हैं वो। एक बात तो ये बहुत जरूरी है कि वो जिनको जिम्मेदार ठहराते हैं उन्हीं से राब्ता करते हैं। वो है ना कि मीर भी क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब। बहरहाल ये तो देखिए ना मुजम्मिल भाई, खत जो है वो एक तो होता है जी, आप जब खत लिखते हैं ऑफिशियल संजीदा लोग जिस तरह काम करते हैं, जो दफ्तरी तरीकेकार है, संजीदा काम है, क्या आप खत लिखते हैं, उसको आप डिस्पैच करते हैं, कोई कासिद होता है ना, वो कासिद खत को तरसील करता है जिसको लिखा गया है, जो रिसीवर है उसको घर जाके डिलीवर करता है। तो वो कोई रसीद हो, कोई खत की कॉपी हो, खत देखा हो, एक ट्विटर पे पोस्ट को लेकर, चंद गुजारिशात को लेकर जो कि रेटरिक है, रिपीटेड रेटरिक है, इट्स नथिंग न्यू, कोई नई बात उसमें है ही नहीं। आप उसको लेकर के आप उसको उस पर गुफ्तगू शुरू फरमा दें, जिसके पार्टी के चेयरमैन का टीवी पे खड़ा होकर ये कह रहा है कि ना मैंने वो देखा ना मैंने पढ़ा। हाउ कैन दे डिबेट ऑन दिस? मतलब मुझे इतना पैथेटिक लगता है बाज़ औक़ात हमारे ये दोस्त जो बैठे होते हैं, इनकी गलती नहीं, तो संजीदा लोग हैं, सिंसियर लोग हैं लीडर के साथ, लेकिन इतनी पैथेटिक ब्लाइंड फॉलोइंग कि यू हैवंट इवन सीन द डॉक्यूमेंट, written document, signed document by the founder, sent to the relevant person, और आप उसमें लेके आपने पहाड़ खड़ा किया है को ये चाहते, भाई चाहते वो कुछ भी हो, वो तरीकेकार तो सीखे, ठीक, तो उस पर कोई गुफ्तगू हो ना, मतलब भाई संजीदा बातचीत हो। ये तो है नहीं, एक मतलब सियासी बयान है उनका, एक सियासी प्रेस रिलीज है उनकी, ये खत नहीं हो सकता। रजा साहब, फिर वो क्या करें ना, ऑप्शंस उनके जुडिशल कमीशन का जो ऑप्शन था वो कहते हैं ये कबूल नहीं किया गया, मैलाफाइड इंटेंशन है हुकूमत की, कोई एवेन्यू बचा नहीं, फिर बैकडोर राब्ते ही करेंगे, फिर खाती लिखेंगे, और क्या करें? नहीं, वो उनकी बिल्कुल आजादी है, उनको जो राब्ते करने हैं जहां से हो जाते हैं वो कर लें, वो तो उनका प्रेरोगेटिव है कि वो करें, पॉलिटिकल डिबेट भी करें, पॉलिटिकल स्ट्रगल भी करें, और जहां क्वार्टर्स में जाके बात करनी करें। लेकिन अगर आप कहीं किसी देखें ना, जब वो मुतालबा हुआ था मुजम्मिल भाई, तो उस मुतालबे के पीछे वीकनेस थी ना। आप अपने तमाम उन प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन में जो वायलेंट भी थे, जिसमें आर्सन भी हुआ, आग भी लगी, आपने मुख्तलिफ ऐसे किए, आपने चढ़ाई की, जब उसमें नाकाम हुए तो इट वॉज योर ऑफर कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो कौन से ऐसा मुज़ाकरात होते हैं यार, हमने जिंदगी सियासत में गुजार की, दुनिया को देखते कि जहां आप मुज़ाकरात की बोले कि हाँ मुझसे मुज़ाकरा, हम तैयार हैं, और फिर आप वहां पे अपने डिमांड्स को फाइनलिटी के साथ लेकर जाए और मुज़ाकरात में सामने आने की बात सुने बगैर को उठकर आ जाए। ये बचकाना हरकत है। आई एम सॉरी टू से, हमारी संजीदा लोग हैं, बहुत से संजीदा लोग हैं इस पार्टी में, लेकिन ये इंतहाई बचकाना हरकत है। और याद रखें, जिस जमाने में नो कॉन्फिडेंस के बाद मुज़ाकरात हो रहे थे इलेक्शन के लिए, वहां इनकी टीम इलेक्शन की डेट को मान गई थी, ऑलमोस्ट उस टाइम फ्रेम को मान गई थी। पीछे से बानी का फोन आया, ये उठ के चले गए, सीनियर लोग थे, शामुल कुरैशी, फवाद चौधरी टाइप लोग उठ के चले गए मना करके। तो ये इनकी गैर संजीदगी जाहिर करता है ना। सियासी मुज़ाकरात में गिव एंड टेक होता है, इट्स अ डायलॉग, ठीक है, दे कैन नॉट हैव अ सिंसियर पॉलिटिकल डायलॉग, दैट इज व्हाट दे आर प्रूविंग नाउ एंड अगेन, दे आर प्रूविंग दैट। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुमायूं साहब, इसको रिस्पॉन्ड कर दें कि ख़त की अगर लीगैलिटी देखी जाए तो ना पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल हुआ, ना मुज़ाकरात का चैनल इस्तेमाल हुआ, तो ख़त से तो फिर कुछ चेंज नहीं होता। दैट्स द क्रिटिक। देखिए, खत से चेंज होता है या नहीं होता वो दूसरी बात है। पॉइंट ये है कि एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड एज लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये खत लिखा गया था नहीं लिखा गया था। मैं तो वो बात बता रहा हूँ, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं कि एक सर्कुलेट कर रहा है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये खत जो है सही है, अगर मान लेते हैं, अगर नहीं मानते तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर हम मान लेते ये खत था, और अगर नहीं भी मानते तो उस खत के अंदर जो चीजें लिखी गई है वो प्रॉब्लम तो अपनी जगह पर है। अब सवाल ये उठता है कि हमने इन प्रॉब्लम्स को हल करना है या हमने इन प्रॉब्लम्स को ब्रश असाइड करके कालीन में उस गंद को कालीन के नीचे रख देना है और ये समझना है कि कमरा साफ सुथरा है। क्योंकि अगर हम ये चीज करेंगे तो कमरा आपको नजर साफ आएगा लेकिन बदबू रहेगी।
उस बदबू की वजह से वहां पे कोई आके बैठेगा नहीं, वहां पे आके आप अपने लोगों को बिठा नहीं सकेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बदबू है। पाकिस्तान के अंदर जो बदबू है उसमें आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बदबू है। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर, और अच्छा ये याद रखिए, राणा साहब ने कहा है कि वो आपका ड्रीम है, वो नहीं और एक मिनट देखे ना, बट ड्रीम की बात नहीं है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर राणा साहब कहते हैं कि इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो या राणा साहब किसी और दुनिया में रहते हैं, या राणा साहब को हकीकत से बिल्कुल इनका कोई वो नहीं है। राणा साहब हमेशा कहते हैं कि हालात बहुत ठीक है। मैं आपको एज ऑफ टुडे बताता हूं, एज ऑफ टुडे, ठीक है, इन स्पाइट की ये कहते हैं कि 2.5 या 2.3 जो है ना इन्फ्लेशन रेट आ चुका है। एज ऑफ टुडे क्या कह सकते हो उसे, आटे की जो बोरी है जो 20 किलो है उसमें 57 रुपीस का इजाफा हो चुका है। एज ऑफ टुडे जो कुकड़ी है, ब्रॉयलर वाली कुकड़ी है, उसमें 67 रुपीस का इजाफा हो चुका है। एज ऑफ टुडे जो चीनी है उसमें 7 रुपए का इजाफा हो गया है। एज ऑफ टुडे जो गोश्त है, बीफ है, वो 72 रुपीस बढ़ चुका है। मसूर की दाल, मूंग की दाल 35 रुपए और 135 रुपए का इजाफा हो चुका है। और एज ऑफ टुडे आपका जो एलपीजी है उसमें 90 रुपीस पर केजी का इजाफा हो चुका है। तो देखिए बात यह है, इसमें मैं मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपकी जो रेट ऑफ, जिस रेट से महंगाई बढ़ रही थी, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, वो रेट ऑफ महंगाई है, वो कम हो गई है। लेकिन आप आज भी महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो इमरान खान ने, अगर वो लेटर ठीक है, तो इमरान खान ने जिन चीजों को उसके अंदर पॉइंट आउट किया है वो सारी चीजें अपनी जगह पर जरूर है। अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, आपके यहां पे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब उसका आप उसका जवाब देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। हुमायूं साहब शॉर्टली अली अमीन गंडापुर साहब ने, ओपन लेटर, ठीक है, हुमायूं साहब शॉर्टली अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा 99% मामला तय पा गए हैं, अब भी बात हो रही है। तो अगर बैकडोर राब्ते जारी थे तो ये मुज़ाकरात की एक्सरसाइज में जाकर पहले ही एग्जिट करना, क्या मीनिंग था इसका हुमायूं साहब? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि बैकडोर कोई जा रही है, बातचीत हो रही है। अगर अली अमीन गंडापुर कह रहा है, आई एम श्योर उसका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू थिंग्स मुझसे ज्यादा होगा। तो वो जो कह रहे हैं अगर 99% ज्यादा है तो वो 1% क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम कि क्या है। लेकिन मेरी एक ये है, देखें, अगर पॉलिटिकली हम लोग इस चीज के ऊपर कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और जो हमारे मेन कंसर्न है, हमारे तो ये भी कंसर्न था कि जैसे हमने कहा कि हमारी सीटें ये लेकर बैठे हुए सारे, लेकिन हम उससे पीछे हट गए थे इन द लार्जर इनटू द कंट्री कि चलो यार, कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आते हैं। अगर हम उसके ऊपर हम कह रहे हैं कि यार देखो, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है, हमारे ऊपर इल्जाम यह है कि हमने 9 मई किया है, लेकिन हम कहते हैं कि हम 9 मई नहीं थे। अब उसके लिए हम कहते हैं जुडिशियल कमीशन कर लो। अगर आप उस जुडिशियल कमीशन को नहीं करते तो फिर आप बेसिकली हमारे ऊपर वो इल्जाम लगा रहे जो हमने किया है। और जब ये सारे कहते हैं कि आप लोगों का ये तो वतीरा है, फलाना है, तो फिर 25 मई 2022 में तो 9 मई अभी नहीं हुआ था ना, वो तो 2023 में हुआ था। तो 25 मई से पहले 22 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन क्यों शुरू कर दिया था? 23 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी क्यों तोड़ी गई थी? 24 मई में लोगों को पुलों से नीचे फेंकना क्यों शुरू किया था? मैं जवाब ये सारी चीजें क्यों हुई थी? उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ था ना। तो ये चीज कहते ना, ये चीज इस तरह से कहते ना, ये गलत बात है। ठीक है राना एहसान साहब, एक तो ये गिला है और दूसरा उनको गिला ये है कि आप शायद ग्रोसरीज करने नहीं जाते, इतनी महंगाई हो गई है, और आप जो है वो फिगर सिर्फ पॉजिटिव में पेंट करके बता रहे हैं। देखें, असल में मैं जरा इनकी रहनुमाई थोड़ी सी कर दूं। जो ये CPI होती है उसमें 490 आइटम बास्केट में होते हैं, उसमें दर्जनों आइटम के रेट बढ़ भी रहे होते हैं और दर्जनों के कम हो रहे होते हैं। एवरेज जो है वो 2.4% रेट बढ़े हैं पिछले साल जनवरी के महीने के मुनासबत से। लेकिन जब 40% इन्फ्लेशन थी तो ये कह रहे थे मुल्क तबाह हो गया है और डिफॉल्ट होने लगा है, और आज जब 2.4% है तो उन्होंने वो 490 आइटम्स में से वो चंद आइटम्स के वो रेट गिनवा दिए कि वो महंगे हो रहे हैं। तो ये इनको क्रेडिट जाता है कि ये
महंगाई और इन्फ्लेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, गुड फॉर हिम। लेकिन अवाम देखें, ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग अचीवमेंट कि महंगाई की शरह 2.4% पे आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंडिकेटर्स बेहतर हैं, एक्सपोर्ट बेहतर है, रुपया स्टेबल है, आपका फॉरेक्स रिजर्व $16.5 अरब के ऊपर आ गया है। अब इनके पास क्या, इनकी बातों से मुझे लगा है, इनकी बातों से एक ही पॉइंट आया है कि इनके पास एक कार्ड है कि हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यही फैला रहे हैं ना, कि हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाएंगे और जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। भाई मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद, और मुल्क अब ग्रोथ के रास्ते पे है। तो आपकी जो ख्वाहिश है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है जब होगी तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो गलत है, क्योंकि अवाम देख रही है कि मुल्क बेहतर हो रहा है। अवाम आपके सूबे बंद करने के एजेंडे को सपोर्ट नहीं करेगी। अवाम आपके 26 नवंबर के जलाओ घेराव तोड़ फोड़ तशद्दुद के एजेंडे को सपोर्ट नहीं करेगी। अवाम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी और वो माशी इंटरेस्ट है। तो राना साहब, आप अलाउ करेंगे अवाम को 8 फरवरी के लिए बाहर आने के लिए, या पहले ही ब्लॉकेट कर देंगे? अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि अवाम उनका साथ नहीं देगी, लेट देम रोम फ्री देन। देखें, 8 फरवरी का बड़ा सिंपल हल है, ये लाहौर की इंतजामिया से राब्ता करे। अगर लाहौर की इंतजामिया के कोई कंसर्न्स हुए इनके हवाले से कि इनकी तारीख है तशद्दुद की, जलाओ घिराव की, तो हो सकता है वो इनको इजाज़त दे दे, हो सकता है वो ना दे। अगर इनको इजाज़त नहीं मिलती तो ये अदालत में चले जाएं। अगर अदालत में इनको इजाज़त मिल जाती है तो इनको इजाज़त होगी कि ये वहाँ जो है वो जलसा कर लें। और अगर अदालत भी इजाज़त नहीं देती, जैसे इनको 24 और 26 नवंबर को इजाज़त नहीं दी थी और उस इजाज़त के बावजूद इन्होंने इल्लीगल प्रोटेस्ट किया था, तो फिर उसके नताइज जो है वो सबके सामने है कि किस तरह इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया और फिर झूठा प्रोपेगेंडा किया। तो ये हल है। अगर इनको इजाजत, अगर लोकल इंतजामिया नहीं देती तो अदालत से ले लें, अदालत अगर इनको दे देती है तो जाहिर सी बात है। ठीक है रजा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। एक तो मुराद अली शाह साहब ने यह बात की कि IMF को गलत रास्ता दिखाया गया है, ये भी उन्होंने कहा कि वफाक हमें बंद गली में ले आया है, और हुकूमत से अलग होने की भी वार्निंग दे दी पीपल्स पार्टी ने, जिसके बाद मुलाकात हुई आपकी वज़ीर आज़म साहब से। क्या प्रोसीडिंग्स हैं उस पर और अब क्या डिसीजन है पीपल्स पार्टी का? मैं समझता हूँ चूंकि गवर्नमेंट का हिस्सा है पीपल्स पार्टी और कोऑपरेट भी कर रही है, और जो सूबाई असेंबली से बिल पास हुआ है IMF की कंडीशनैलिटीज में था और उस पर एक ब्रॉडर एग्रीमेंट भी था। तो ये वो प्रोसेस हैं जो कि होते चले जा रहे हैं कानून साजी के। तो इसी हवाले से वज़ीर आला साहब की ये स्टेटमेंट थी कि बाज़ औक़ात जब आप ये प्रोसेस को, इन कंडीशनैलिटीज को अग्री कर रहे होते हैं तो उस वक्त ऑन बोर्ड ले लिया करें तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान को, तो ताकि वो कंसल्टेशन के प्रोसेस में वो मीटिंगफुल भी और अपनी पार्टिसिपेशन ही महसूस करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अब आप 6 केनाल निकालने जा रहे हैं इंडस रिवर से, तो वो सूबे सिंध को जो है वो तकलीफ दे रहा है, वो ठीक नहीं है, उस पर एतराज किया जा रहा है। उसमें भी शिकायत यही है कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि नेशनल लेवल के हैं और अफेक्ट करते हैं प्रोविंसेस को और ट्रेड सिटीज को और कमर्शियल हब्स को, उनके मुताबिक कोई आप फैसले करें तो आप कंसल्टेशन का प्रोसेस करें। तो मैं समझता हूँ लीडरान के रवैये हैं, उसकी शिकायत की जा रही है, और अगर वहां पे कोई मजबूत रिस्पॉन्स आता है और बातचीत होती है तो एक अच्छी बात। रजा साहब, लेकिन जो 1 साल से आप तकरीबन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास की बात कर रहे हैं वो तो अब तक नहीं हुआ। हाँ, वो सिर्फ ये नहीं कि वज़ीर आला सिंध उसको डिमांड कर रहे हैं मुज़म्मिल भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट है ना, हर 3 महीने में उसको होना चाहिए। तो आप आइन के हवाले से जब आपने वफाक के वज़ीर आज़म हैं और आपको चारों सूबों को लेकर चलना है, तो जो आइन आप पे जो आइन आप पे जिम्मेदारियां लगाता है, जो कि आइनी जिम्मेदारियां कहते हैं, उनको पूरा करना चाहिए। उसको आपको उसके हिसाब से आपको जो है हर 3 महीने में, ताकि ये जो इश्यूज है ना ये फिर बढ़ते नहीं है। रजा साहब, लेकिन रजा साहब, आपका इमेज क्योंकि पीपल्स पार्टी ओवर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री चैंपियन करती आई है डेमोक्रेसी की कॉज को या सिविल लिबर्टीज़ को, पेका जैसे कवानीन जब आते हैं और सदर पाकिस्तान भी उसको साइन कर देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे पीपल्स पार्टी का वो इमेज सफ़र करता है जिस पर आप अपने वोटर को हमेशा कन्विंस करते आए हैं कि हम सिविल लिबर्टीज़ की, डेमोक्रेसी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे? मैं समझता हूँ डिफिकल्ट डिसीजन था, पीका वाज नॉट अ इजी डिसीजन। और अगर आप कहें कि जी एक आइडियल मुआशरे में जहाँ पे सब ठीक चल रहा हो, या सब आइन की पासदारी कर रहे हैं और जमहूरियत हो और जबरदस्त इदारे काम कर रहे हैं, जुडिशरी हमारी आजाद हो और पुलिस वगैरह सब ठीक हो चुका हो, वहां के हिसाब से तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो स्टैंड करता है। लेकिन जहां मादर पिदर आजाद
मीडिया हो जाए। और मीडिया ये नहीं जो आप लोग हैं, आप तो ज़ाहिर नेशनल मीडिया में बैठते हैं, आप तो खुद ही एहतियात करते हैं, गुफ्तगू में एहतियात फरमाते हैं, या आपके वीलॉग्स भी मैं सुनता हूँ, उसमें भी एहतियात होती है, अच्छी जुबान इस्तेमाल होती है। लेकिन जब आप मादर पेपर आजाद हो जाए तो फिर आइन को अगर आप पढ़ेंगे, जहां पे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हुई है मुज़म्मिल भाई, तो वहां कई चीजों की कदगन भी लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे खड़े हो जाएं और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ बात करना शुरू कर दें, आइन से रोकता है आपको स्टेट के खिलाफ बात साहब। लेकिन 2022 में जब पीटीआई ऑर्डिनेंस लेके आई थी, उस वक्त तो मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी क्रिटिसाइज कर रही थी इसको। ये भी तो एक इशू है ना कि कंसिस्टेंसी नहीं होती यहाँ कानून साजी में, हुकूमत में आके अच्छा लगता है कवानीन। मैंने तो इसीलिए कहा ना, मैं तो पहली जो अगर मेरा जुमला सुनेंगे, मैंने कहा कि आइडियल सिचुएशंस हो, ठीक है। अब वो सिचुएशंस आ गई हैं कि मुल्क से बाहर बैठ के जो वीलॉगर्स हैं या खबरें दी जाती हैं, या इवन अभी मिसाल के तौर पे हम गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आपके प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है, हमने एक ऐसी मफरूजे में गुफ्तगू की है जो खत एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, इस तरह की चीजें जिससे कि माशरे के अंदर, सियासत के अंदर एक हिजान हो जाए, एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाए। अगर आप उसकी फैक्ट फाइंडिंग पे जाएं तो आपको नजर ना आए, और आवाम सुन रही है बैठ करके, ये वो अपना जहन बना रही है, माइंड बना रही है, उसके माइंड में इंसाइटमेंट भी आ सकती है मिसाल के तौर पे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप रेगुलर, हाँ, जहां ज्यादती हो रही है, जहां क्रिमिनल पनिशमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, उस पर नजरसानी की जा सकती है। आइन और कानून में मुज़म्मिल भाई, देयर इज ऑलवेज अ रूम टू अमेंड इट। चलें, पॉइंट आ गया आपका। जाती मेरी राय है, पार्टी सेट का मेरी जाती राय है, ये जो पनिशमेंट वाला मामला है गालिबन 26A, उसको दोबारा देखा जा सकता है। अच्छा, रिव्यू करना चाहिए। मतलब प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुमायूं साहब, 8 फरवरी को सवाबी में जलसा हो रहा है, लाहौर में भी आपने इरादा है आपका जलसा करने का, आपने दरख्वास्त भी दी हुई है। राना साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि अगर परमिशन मिलती है ज़रूर कीजिए, अगर आपको कोर्ट भी परमिशन देती है, तो इससे पहले ऐसा हो चुका है कि अदालत की इजाज़त के बावजूद क्रैकडाउन हुए, तो अगर इस मरतबा परमिशन डिनाई होती है तो फिर कोलिजन कोर्स की तरफ जाना है आपने, या फिर हर हाल में आपको लगता है कि फिर एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कन्फ्रंटेशन हो जाएगी, लॉस होगा, जिस तरह 26 नवंबर को हुआ। देखिए, राना साहब ने जो बात की थी, आपने उनको खुद ही निगेट कर दिया, और यही मसला है। मसला ये है कि ये लोग कहते हैं कि जी आप कोर्ट्स जाएं, फिर इन लोगों ने कोर्ट्स को मैनिपुलेट किया होता है। उसके बावजूद भी जब कोर्ट कहती है कि हाँ जी इनके पास इजाज़त होनी चाहिए, इनको कर रहे हैं, तो उसके बावजूद फिर ये कहते हैं कि नहीं ये मसला है, नहीं वो मसला है, फलाना मसला है। इन्होंने कहा था 26 या 24 नवंबर को इन्होंने कहा था, और उससे पहले भी जो इस्लामाबाद का था और लाहौर का था, उन्होंने कहा था कि जी हम लोग आवाम के लिए, हम आवाम के रास्ते बंद नहीं कर सकते, उनका राइट है कि वो फ्री मूवमेंट करे। और एक्चुअली इन लोगों ने 550 कंटेनर लगा के आवाम को जितना नुकसान इन्होंने दिया किसी और ने नहीं दिया। ठीक है, बात यह है नालायक लोगों को जब आप किसी ऐसी जगह देखें, जब आप नालायक लोगों को ऐसे मनसब पे बिठा दे जिनके वो हकदार ना हो, तो वो इसी तरह ही करते हैं। ठीक है, अब रही बात ये जिस तरीके से ये बात कर रहे थे, देखिए असल मसला क्या होता है। मसला ये होता है कि जब ये कहते हैं कि आपकी को बात कोई सुनता नहीं है, दूसरी तरफ ये लोग अपने आप को कैसे करते हैं, अगर आप डिगी में बैठ के लोगों से मिलने जाते हैं तो फिर उससे तो बेहतर है कि आप अब ये इस पे रजा भाई फिर कहेंगे कि फेक न्यूज है, ये सबूत नहीं है इसका। पढ़े लिखे लोगों के, ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी होती है कि वो खत लिखते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो खत नहीं लिखते, वो डिग्गियों में जाते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो खत लिख देते हैं, क्योंकि वो लिख सकते हैं, उनको लिखना आता है, उनको अपना पॉइंट अक्रॉस द टेबल बताना आता है। ये फर्क होता है। हुमायूं साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। एक सवाल का जवाब दे दें। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अगर एवोल्यूशन देखी जाए इन दो पार्टीज की, तो एक लेसन जो लर्न उन्होंने किया वो ये है कि आवाम को बाहर निकाल के लड़वाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी आपको गेन होगा वो पॉलिटिकली होगा, जिस तरह से हमने देखा 18वीं तरमीम हो या इसके अलावा लेजिस्लेशंस हो। पीटीआई ये लेसन कब लर्न करेगी, क्योंकि जितने भी एहतजाज आपने किए उससे कभी हुकूमत नहीं गई, अब चली जाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये 1980s
और 2017 तक या 16 तक ये लोग बेसिकली एक काम कर रहे थे, एक आता था दूसरा जाता था, एक आता था दूसरा जाता था, एक दूसरे पे करप्शन के केसेस, दूसरा उस पे करप्शन के केसेस, और एंड में दोनों मिलके खाते थे। 2008 के बाद वैसे नहीं बने इतने केसेस कि जब एक सुन बहुत बने ये जो अभी जो आज जो फेक अकाउंट केसेस थे ये 2015 में ही बने थे, 2015 में बने थे। दो इसके ऊपर जीआईटी बैठी थी, जीआईटी ने कहा था 48 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि जाली हैं और जो कि फेक हैं, लेकिन उसके बाद ये कि नैब ने कह दिया कि नहीं जी शवायद पूरे नहीं है, तो नैब ने अपना केस वापस ले लिया, वरना जो जीआईटी बैठी थी उसने तो अपना बता दिया था, और ये 2015 के बनाए हुए केस थे। इसी तरीके बाकी भी सारे केसेस थे, सारे केसेस जो थे ये सारे पुराने केसेस थे, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है तो वहां पे इमरान खान ने कहा है कि भाई आप लोग जो है ना, आप इस मुल्क को लूट रहे हो और इस मुल्क को लूट के सारा पैसा बाहर लेकर जा रहे हो। तो जब इन लोगों को जो दिहाड़ी इनकी जान लगती थी, जब उस जगह पे किसी ने इनकी दुम पे पांव रख दिए तो वहां पे ये लोग इकट्ठे हो गए। ये जो कहते हैं ना, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो कहते हैं कि भाई यहाँ पे वफाक ने मैं बस खत्म कर रहा हूँ, मैं 5 सेकंड है, वफाक ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ये सारी मिली भगत है। ये लोग एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे क्योंकि इन लोगों का मफाद एक है। चलें ठीक है, जैसे दे विल नेवर लीव ईच अदर। ठीक है, राना एहसान साहब इसको एक तो रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि रजा भाई ने भी बताया, और इसके अलावा भी जो वज़ीर साहब की बात हुई, इत्तेहादियों को तो नहीं कहीं लूज कर देंगे आप, क्योंकि अभी तो एक अलायंस भी बन रहा है, मौलाना साहब भी मुलाकात कर रहे हैं पीटीआई से। अच्छा देखिए, रिस्पॉन्ड में इसको बड़े सिंपल लफ्जों में कर लेता हूँ। एक तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक पीटीआई का दौर करप्ट तरीन दौर था, और ये एक धेले की करप्शन ना पीएमएलएन की ऊपर साबित कर सके जो इनका 4 साल जो हुकूमत था, और जो इनको चोरी का पैसा प्लेट में रख के, जो पैसा इलीगल मनी से पकड़ा गया, कहते थे हम बाहर से पैसा लेके आएंगे, इनको हथेली में रखा गया पैसा कि आप ये ले लें वापस और रियासत पाकिस्तान को दे दें, तो वो इन्होंने एडजस्ट करा के उसके एवज बहुत सारे फेवर्स ले लिए। तो इतने शफाफ थे कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जब चोरी का पैसा वापस मिला तो उसको उन्होंने हजम करा के तो उसकी जगह फेवर्स ले लिए। तो ये इनकी कहानी है। इससे बढ़ के भी 25 और चीजें हैं जिस पे मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। आज ये करप्शन के ऊपर करप्ट डिक्लेयर्ड हैं और उसी पे 14 साल की इनको सजा है। राना साहब, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो बात कर रहे हैं, एहतजाज की बात भी कर लेते हैं ना, वो ये कह रहे हैं हम इन्हें कंट्रोल कर लेंगे। अब ये इस पे आर्गूमेंट यही होता है ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, आप पहले कैसे इन एडवांस कह सकते हैं कि वायलेंस हो जाएगा, अनार्की फैल जाएगी, आग लग जाएगी? ये देखें, पहली बात तो ये, हमने इनको क्या ऑफर किया है? हमने तो इनको पार्लियामेंट ऑफर किया, हमने तो इनको हाउस कमेटी ऑफर की है, हमने उससे पहले हम इंतजार करते रहे, ये मुज़ाकरात में नहीं बैठे। अब अगर इन्होंने देखें इनकी, अभी मैंने तो ये नहीं कहा कि बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, अभी ये पीका के ऊपर जर्नलिस्ट ने दुनिया पाकिस्तान भर में एहतजाज किया, किसी ने नहीं रोका। हम वेलकम करते हैं एहतजाज को, हम बल्कि उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं कि वो उनकी जो रिजर्वेशंस हैं वो दूर करें। लेकिन जब पीटीआई की बात आती है तो अब इनके जो है वो एक किताब लिखी गई है वायलेंस के ऊपर जिसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, जमान पाक के पेट्रोल बम है, 9 मई के वाकयात है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं इनका हक है। अगर अदालत, अगर लोकल इंतजामिया इनको नहीं इजाजत देनी चाहिए, अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या जो भी मामला है, हो सकता है उस वजह से ना दें, लेकिन अगर नहीं देते तो अदालत से ले लें और वहां से मिलती है तो कर लें। लेकिन हमने तब भी सिक्योरिटी के कंसर्न्स को देखना है और उसके लिए केटर करना है और फिर उसकी अरेंजमेंट करनी है। देखें, पहले भी जब ये आए हैं तो रियासती इन्होंने केपी के हुकूमत के बलबोते पे आए हैं, वहां के उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, वहां की प्रोटेक्शन में आए हैं, वरना मुझे बताएं कौन सी सियासी जमात है जिसके पास टेयर गैस हो, शेल हो, जिसके पास टेरन हटाने की इक्विपमेंट हो, जिसके पास जो है वो सरकारी मुलाजमीन की फौज वो लेके आ जाएं और फिर जिस तरह इन्होंने जलाओ घिराव किया और मुसल्ला आए। तो ये देखें, ये इतना आसान नहीं है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप 40 गाड़ियां पुलिस वालों की जला दें और उसके बाद हमने अगले दिन फिर एहतजाज करना है और आप जो है वो शहीद कर दें रेंजर्स को और पुलिस को और 150 पुलिस वाला जख्मी कर दें और कहें हमने फिर एहतजाज करना है। फिर ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सोचना पड़ता है कि ये जो लोग जिन्होंने ये गुनाह किए हैं या क्राइम्स किए हैं कि उनको उनके साथ कैसे आपने डील। सही। रजा साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। एक तशवीशनाक सूरत हाल होती है जब पहले से ही नज़र आ रहा हो कि कन्फ्रंटेशन हो सकती है और उसमें पब्लिक लाइव्स भी इन्वॉल्व होती हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी ख़राब होती है।
इस सूरत हाल में अगर प्रेशर माउंट करता है, ये बातें भी होती रहती हैं कि कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, पीटीआई उसके लिए भी प्लान कर सकती है। पीपल्स पार्टी एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी क्या ये समझती है कि ये 5 साल के टेन्योर में आप शहबाज शरीफ साहब के पीछे खड़े रहेंगे और उन्हीं को बैक करेंगे एज द प्राइम मिनिस्टर? नथिंग इज फाइनल, कुछ भी नहीं होता है, ये तो सिचुएशन डील होता है। मैं 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम कम है आपका। नंबर 1 तो ये देखें, पीटीआई को सबक सीखना चाहिए पाकिस्तान की सियासी पार्लिमानी हिस्ट्री से। अगर आप 97 के इलेक्शन देखें तो उसमें पीपल्स पार्टी की सीटें देखें कितनी कम रह गई थी, लेकिन मोहतरमा ने पार्लिमानी पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेसी को पार्लियामान में खड़े होकर जिंदा रखा। इसी तरह अगर आप 2002 देख लें और आप मुस्लिम लीग की सीटें देखें कितनी थी, कहां 2/3 मेजोरिटी में कितनी, लेकिन उन्होंने भी पार्लिमानी पॉलिटिक्स को जिंदा रखा और अपनी जिद्दोजहद पार्लियामान में की। पार्लियामान से बाहर सड़कों पे इस तरह की पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं किए। तीसरी बात, आप मुझे एक मुजाहरे का, पीटीआई का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर के आज के दिन तक 26 एक मुजाहरा बताएं जो ये डिमांड लेकर निकले थे उनकी पूरी हुई हो। कभी कोई डिमांड इनकी पूरी नहीं, कोई इनका मुजाहरा, प्रोटेस्ट, पुरतशद्दुद, आग लगाना, जलाओ, घेरो, फला ढिमका, नेवर हैव दे अचीव्ड एनीथिंग, कभी नहीं हुआ। मुज़ाकरात की टेबल पे 2 दफा बैठे हैं, ये दोनों दफा नाकाम है। खुदा के वास्ते सारी दुनिया पे उंगली उठाते हुए आप ख्याल रखेंगे 4 उंगलियां आपकी तरफ उठी हुई है ना, अपने आप को भी ठीक करें। ठीक है, अपने आप को ठीक करें, इस पार्लियामानी निजाम का हिस्सा बने, जमहूरी निजाम का हिस्सा बने, अपने बानी को जाके थोड़ा समझाएं कि ये जो गेमिक्स है ना, ये जो गेमिक्स के सहारे आप रोजाना खबरों में रहते हैं, ये अब काम नहीं कर रही, ये वर्क नहीं कर रही, ये अब इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट नहीं कर रही है। लोगों का वो इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं रह गया। ठीक है, सपोर्ट होगी, लेकिन ये इस तरीके की आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉट प्रोडक्टिव। सही फेल हो रहे हैं आप। कम से कम हिस्ट्री से सीखे, पीपल्स पार्टी से सीखे, मुस्लिम लीग से सीखे, कैसे उन्होंने अपने वो अदवार, मतलब सियासी तौर पर ही अचीव होगा जो होगा। फिर आज वो हुकूमतों में आए, दोबारा रिवर्ट किया, दोबारा रिबाउंस किया, ये एक्सपीरियंस हासिल करके आगे बढ़ने की कोशिश। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद एहसान साहब, रजा हारून साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।